Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are perfectly fine. So guys, नवरात्रि चल रहे हैं. हैप्पी नवरात्रि. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. और अभी 4 नवरात्रि बाकी हैं. तो आज मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ. लास्ट 15 डेज से 20 डेज से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है और आज मैं डाल रही हूँ क्योंकि लास्ट 15 डेज से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे. एक तो सम्राट के बर्थडे के बाद में उसका एक सरप्राइज़ गिफ्ट था जो हम लोग लेके आए थे और उसे लेके आने में मतलब उसे शिफ्ट करने में सबसे बड़ी, क्योंकि वो गिफ्ट थोड़ा सा बिग है, वो ना इस रूम में शिफ्ट हो रहा था ना उस रूम में शिफ्ट हो रहा था और फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि क्या हमें इसे घर पे रखना चाहिए या नहीं. तो इस सब कंफ्यूजन में हमारी जो दीवारें हैं, हमारी जो वॉल है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, स्क्रैचेस आ गए थे क्योंकि दोनों रूम में शिफ्ट करने की कोशिश की और उसे शिफ्ट करने के लिए भी किसी और को बुलाना पड़ा. हम लोग उसे शिफ्ट भी नहीं कर पाए. सो दैट वो एक सरप्राइज़ है, अभी तक भी सरप्राइज है सबके लिए और वो मैं किसी और ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी. फ़िलहाल का जो एक और चीज़, इस बार मैंने झांझी माता का ब्लॉग शेयर नहीं किया. लास्ट ईयर मैंने किया था. इस बार क्योंकि मैंने झांझी माता नहीं बनाई, मैं अपनी मम्मी के हाथ से लेके आई थी. मैंने मम्मी को बोला कि आप मेरे लिए बना दो क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है. तो मम्मी ने बनाई हमारे लिए. देखो मैंने नवरात्रि के लिए लगा के रखी है. तो ये बोर्ड पे बनाया, बहुत छोटी सी है और मैंने इसी रूम में इसे पूजा अपनी रखी है. सो गाइस, अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो आज की वीडियो का है कि क्या हम एलोपैथी और होम्योपैथी मेडिसिन एक साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं. तो देखो, आज की वीडियो में ना मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ गाइस. एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, इन सब में नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक लाइलाज बीमारी है. किसी के भी पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है. अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेचर के पास है. नेचर से कनेक्ट रहोगे तो ही इस बीमारी से लड़ पाओगे, बच पाओगे, इस बीमारी को अपने आप से दूर कर पाओगे. अदरवाइज लाइफ टाइम सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहोगे. तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मेडिसिन के ऊपर डिपेंड आपको नहीं हो रहा है क्योंकि एलोपैथी, होम्योपैथी या किसी में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है. एलोपैथी और होम्योपैथी जो आप एक साथ मर्ज कर रहे हो, मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि एलोपैथी में क्या इलाज है इसका और होम्योपैथी में क्या इलाज है. देखो, एलोपैथी में 6 महीने के लिए स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है. तो स्टेरॉइड कोई मेडिसिन तो नहीं है ना, और उसके अलावा कुछ और देते भी नहीं है एलोपैथी में. आप कहीं भी देश विदेश कहीं भी ट्रीटमेंट कराओगे सिर्फ स्टेरॉइड ही देते हैं. तो स्टेरॉइड कोई मेडिसिन तो है नहीं. स्टेरॉइड सिर्फ एक इलॉजिकल सा एक लॉजिक है डॉक्टर का जो वो लगाते हैं इस बीमारी के ऊपर, ठीक है. अब वो कैसे लगाते हैं, जब पेशेंट का प्रोटीन लीक हो रहा होता है तो उसका रीज़न यही होता है कि किडनी के जो फिल्टर होते हैं वो अपनी शेप से खुल जाते हैं. मतलब जो फिल्टर होता है, एक जो छलनी होती है किडनी में, उसके जो छेद होते हैं वो खुल जाते हैं. तो उसमें से प्रोटीन लॉस होने लगता है. लॉस होना चाहिए वेस्टेज, लेकिन वो इतने खुल जाते हैं कि वेस्टेज के साथ साथ प्रोटीन भी लीक होने लगता है. तो उस टाइम पे डॉक्टर जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट देते हैं वो होता है स्टेरॉइड. स्टेरॉइड देते हैं. वो क्यों देते हैं? क्योंकि स्टेरॉइड खाने के बाद में बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो उसके शरीर में ना एक फुलाव आने लगता है, शरीर फूलने लगता है, बॉडी मोटापा चढ़ने लगता है शरीर में. खाया पिया, भूख ज़्यादा लगती है, खाना पीना शरीर में लगता है और एक शरीर हमारा फूल जाता है. कभी आपने देखा नेफ्रोटिक पेशेंट जब स्टेरॉइड पे होते हैं तो वो इतनी जल्दी जल्दी वेट गेन करते हैं, इतने जल्दी मोटे होते हैं. तो इसका रीज़न ये नहीं है कि वो एक बीमारी की वजह से मोटे हो रहे हैं, नहीं, वो स्टेरॉइड लेने की वजह से मोटे हो रहे होते हैं क्योंकि इन्हें स्टेरॉइड दिया जाता है. अब स्टेरॉइड क्यों देते हैं, वो इलॉजिकल जो एक लॉजिक है वो ये है. स्टेरॉइड डॉक्टर इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी फूल रही है, हमारी बॉडी में एक फुलाव आ रहा है, वैसे वैसे हमारी किडनी के जो फिल्टर है वो भी फूलेंगे और वो एक उस शेप में आ जाएंगे जिस शेप में होने चाहिए और उसमें से प्रोटीन लीक होना बंद हो जाएगा. तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता है और एक्चुअल में ऐसा ही होता है. बॉडी के साथ साथ हमारे इंटरनल पार्ट भी बड़े होने लगते हैं, फूलने लगते हैं. और आपने देखा होगा 2 महीने 3 महीने बाद में प्रोटीन का जो लॉस होना होता है वो स्लो मोशन में हो जाता है, मतलब धीरे धीरे होने लगता है. मतलब एक जो लेवल होता है वो गिरने लगता है, प्रोटीन लीक होना कम होने लगता है. क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड लेने के बाद में हमारा जो शरीर है वो फूलने लगता है. तो ये एक रीज़न है, ये एक लॉजिक है एलोपैथी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, स्टेरॉइड,
ठीक है। लेकिन 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा स्टेरॉइड नहीं दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि स्टेरॉइड के अपने खुद के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो ज़्यादा नहीं आने चाहिए। वो हमारे इंटरनल पार्ट को, हमारी बोन्स को वीक भी करते हैं, डैमेज भी करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं दे सकते हैं। एक जो रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर होगा वो हमेशा आपको एडवाइस करेगा कि हम 6 महीने 5 महीने तक स्टेरॉइड देंगे, और जैसे ही प्रोटीन का लीक होना कम होगा, बंद होगा, तो आप मतलब ये तो स्टार्टिंग में आपको समझाया जाता है कि आप बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो एक नेचुरल तरीके से करें, पैकेज वाली चीज़ें ना दें, केमिकल फ्री चीज़ें खिलाएं बच्चे को, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खिलाएं। तो केमिकल फ्री अगर आप दोगे या अपना खान पान नेचुरल रखोगे तो ऑब्वियसली जो साइड इफ़ेक्ट हमें स्टेरॉइड से मिलेंगे वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी खुद से नेचुरल तरीके से भी इम्यून करेगी, राइट। तो ये बीमारी ऐसी है जिसपे हर कोई काम करता है, एक से एक जुड़ी हुई सीढ़ी है जो हर किसी को जोड़ के रखती है, और अपना अपना काम सब करते हैं, चाहे वो स्टेरॉइड है, चाहे वो एक नेचुरल खान पीन है या होम्योपैथी है, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि एलोपैथी में स्टेरॉइड दिया जाता है जो ये काम करता है, जस्ट लाइक डूबते को तिनके का सहारा। तो नेफ्रोटिक पेशेंट डूब रहा होता है और उसे एलोपैथी से एक स्टेरॉइड का सहारा मिलता है जो एक तिनके का काम करता है। तो डॉक्टर भी यही आपको सलाह देगा, और ख़ुद भी आप ये सोच के चलो कि आपको इस बीमारी में सिर्फ स्टेरॉइड का तिनके भर का काम लेना है। जैसे ही आपका प्रोटीन लॉस होना बंद होता है, स्टेरॉइड को टाटा बाय बाय कर दो आप, क्योंकि जितना स्टेरॉइड का यूज़ हमें लेना था हम ले चुके हैं। अब हम अपनी बॉडी को एक नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे और उस तरीके से अपने आप को, अपनी बॉडी को इम्यून करेंगे। अब बात करते हैं होम्योपैथी का। होम्योपैथी से क्या इलाज मिलता है नेफ्रोटिक पेशेंट को। सो होम्योपैथी में आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बताते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उस प्रॉब्लम की मेडिसिन आपको कभी नहीं देता है, उसकी वजह की आपको मेडिसिन देता है, उसकी वजह का आपको परहेज बताता है कि वो किस वजह से हुई है, या कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फैले नहीं आपकी बॉडी में, जितनी है उतने में ही रुक जाए। फैलने नहीं देते हैं बीमारी को होम्योपैथी में, आपको रोक दिया जाता है, आपको दवाई कम परहेज ज़्यादा बताया जाता है। कभी भी आप किसी भी बीमारी के लिए जाते हो होम्योपैथी में, अब मान लेते हैं नेफ्रोटिक पेशेंट गए हैं, मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। मैं गई हूँ डॉक्टर के पास, मैंने बताया कि मेरे बेटे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी है। तो डॉक्टर ने मुझे एक टक देखा और मुझे बोला कि किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी डैमेज हो चुका है, प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो प्रोटीन लॉस हो रहा है ऑब्वियसली, अब वो वहाँ पे कैसे काम करेंगे। प्रोटीन लॉस कब होता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन लॉस कब होता है, क्यों लॉस होता है, क्या वजह है, उस वजह पे होम्योपैथी काम करता है, ठीक है। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने उन्हें ये बीमारी बताई। डॉक्टर ने जो पेपर थे वो देखे सम्राट के, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बेस लेके चलेंगे। टाइम लिमिट कोई नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इतने टाइम में ठीक हो जाएगा। ये बीमारी ऐसी है, इसका कोई टाइम नहीं है। सिर्फ एक आइडिया है कि 15 to 16 ईयर्स का एक टाइम लिमिट होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। वो एलोपैथी में भी है और वो होम्योपैथी में भी है। वो एक टाइम ड्यूरेशन है 15 से 16 साल। इस उम्र में ये बीमारी ख़त्म हो जानी चाहिए, इससे पहले, क्योंकि इस उम्र तक ही हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी एक नेचुरल तरीके से बढ़ती है। तो इस उम्र में ही ये बीमारी ख़त्म हो जानी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि अगर इसके बाद ये बीमारी चलती है तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह के इंटरनल कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हमारी किडनी डैमेज हो चुकी है, उसके फिल्टर डैमेज हो चुके हैं, तो वो डैमेज हो चुके हैं, फिर उसमें किसी भी तरह का चेंज हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक रास्ता बचता है, वो है ट्रांसप्लांट। तो वो बहुत आगे वाली बात है, वहाँ तक मैं नहीं सोचती हूँ और आपको भी सोचने से मना करूँगी। तो मैं ये बता रही थी कि होम्योपैथी किस तरह काम करता है। होम्योपैथी एक बेस लेके काम करता है, बीमारी क्यों हुई है, क्या कारण है, प्रोटीन क्यों लॉस हो रहा है। सबसे पहली बात कि होम्योपैथी कभी भी ये नहीं कहता है आपको कि आपकी जो किडनी है वो डैमेज हो चुकी है, राइट। वो सिर्फ एक चीज़ लेके सोचते हैं कि आपके यूरिन से प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए। वो कब ज़्यादा लॉस होता है, नेफ्रोटिक पेशेंट सब ये जानते होंगे कि वो तब ज़्यादा लॉस होता है जब आप किसी आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जस्ट लाइक कोल्ड, कफ, फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, किसी भी तरह के छोटे छोटे इन्फेक्शन भी आपको होते हैं तो प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है।
बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। फिर आप प्रोटीन आप रोक नहीं पाते हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं होता है, फिर वो जो लॉस होना शुरू होता है वो होता ही रहता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है, राइट। हमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं इंटरनली इफ़ेक्ट करता है, जो नहीं होना चाहिए। बस वो इफ़ेक्ट से बचने के लिए, वो इफ़ेक्ट ही बचाना है आपको इस बीमारी में, वो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे काम करता है होम्योपैथी। होम्योपैथी का जो वर्क प्रोसेस है वो यही है कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन होते हैं वो नहीं होने चाहिए, आपका जो प्रोटीन लॉस होता है वो नहीं होना चाहिए। उसे बचने के लिए, प्रोटीन लॉस से बचने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होना ज़रूरी है। अगर हम इम्यून हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। शुरुआती दिन में देखा होगा, नेफ्रोटिक पेशेंट के आसपास से भी कोई अगर खांसी करता हुआ भी इंसान निकल जाता है तो 2 से 3 घंटे लगते हैं पेशेंट को खांसी होने में। फीवर वाला बंदा निकल जाता है तो 2 से 3 घंटे लगते हैं फीवर होने में। वो बंदा निकल जाता है, उसका जो भी इन्फेक्शन है वो रिकवर हो जाता है, लेकिन नेफ्रोटिक पेशेंट का नहीं होता है। 10 से 15 दिन लग जाते हैं उस इन्फेक्शन से बचने के लिए। और 10 से 15 दिन अगर आपका प्रोटीन लॉस होता है तो सोचो कि आप इंटरनल कितने डैमेज हो चुके होते हो। तो यहाँ पे काम करता है होम्योपैथी। होम्योपैथी आपको इस तरह की मेडिसिन देता है जो आपको अंदर से इम्यून करे, आपको इन्फेक्शन से बचाए, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी आपको एक ना प्रोटेक्शन देता है होम्योपैथी, राइट। वो जो मेडिसिन देता है होम रेमेडीज होती हैं, किसी भी तरह का केमिकल कुछ नहीं होता है, किसी भी तरह का उनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। होम्योपैथी से जो आपको मेडिसिन मिलती है वो आपको एक तरह का प्रोटेक्शन देती है। आपको परहेज बताया जाता है, क्योंकि इस बीमारी में हर चीज़ का ना एकदम बहुत ज़्यादा आपको ऐसा होता है कि ना लॉस भी बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, लेकिन हमें लॉस और फ़ायदा दोनों ही बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। आपको बहुत कम अमाउंट में फ़ायदा चाहिए होता है, बहुत कम अमाउंट में लॉस चाहिए होता है। लॉस भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बीमारी इस तरीके की है कि बिल्कुल उल्टा पुल्टा सब कुछ होता है। जिसके साथ ये हो रही होती है सिर्फ वो ही समझ सकते हैं कि बिल्कुल कुछ निकलता नहीं है मुँह से कहने के लिए, और ना ही किसी को समझा पाते हैं इस बीमारी के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको फ़ायदा भी चाहिए होता है, नुकसान भी चाहिए होता है। नुकसान की चीज़ के लिए नुकसान और फ़ायदे की चीज़ के लिए फ़ायदा। इन्फेक्शन हमें नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमेशा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर हम किसी हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं ना, जहाँ पेशेंट की भरमार है, हर कोई इफ़ेक्टेड है इन्फेक्शन से, लेकिन अगर मैं नेफ्रोटिक पेशेंट हूँ और मैं जा रहा हूँ तो मुझे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इस तरह की इम्यूनिटी किससे मिलती है? होम्योपैथी से मिलती है। तो ये काम करता है होम्योपैथी। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, या फिर मैं बोले जा रही हूँ मुझे नहीं पता। जितना मैं समझ पाई हूँ इस बीमारी को इस 4 साल में, वो इतना ही है मेरे अकॉर्डिंग कि होम्योपैथी हमें परहेज बताता है। परहेज हमें नहीं तोड़ना है, 1% भी नहीं तोड़ना है। अगर परहेज नहीं तोड़ोगे तो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होगी। लॉन्ग टाइम चलने वाली ये मेडिसिन है होम्योपैथी, तो इसे आप चलाएं, मर्ज ना करें। एलोपैथी को अलग रखें, होम्योपैथी को अलग रखें। होम्योपैथी अपना काम करता है अपने तरीके से, पूरा बेस लेके चलता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी तो आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो इंटरनल पार्ट आपके कोई इफेक्टेड नहीं होंगे। इंटरनल पार्ट अगर इफेक्टेड नहीं होंगे तो आपकी किडनी नेचुरल ग्रोथ करेगी। नेचुरल ग्रोथ करेगी तो उसके फिल्टर खुद ब खुद एक पहले की तरह हो जाएंगे, जिसमें प्रोटीन लॉस नहीं होगा। अगर प्रोटीन लॉस नहीं होता है आपका कंटिन्यू, तो फिर आप एक आम जिंदगी जी सकते हैं। अपनी बॉडी, आपकी जो इंटरनल बॉडी है वो उस शेप में आ चुकी होती है कि फिर किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट उसे नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आपकी किडनी बूस्ट हो चुकी है, और एक बार अगर आपकी किडनी के फिल्टर पहले जैसी शेप में आ चुके होते हैं और आप कोई परहेज नहीं तोड़ते हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी हमेशा के लिए आपको टाटा बाय बाय बोल देती है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए होम्योपैथी से कनेक्ट हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगी वीडियो के एंड में, तो ये है वो कि नेफ्रोटिक पेशेंट का जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एलोपैथी के पास है, जो कि स्टेरॉइड है, ठीक है। होम्योपैथी में फास्ट रिलीफ नहीं है इस बीमारी में। कभी भी आपको कोई नेफ्रोटिक पेशेंट मिलता है, उसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है उसको एडवाइस करें कि वो एलोपैथी से ही कराए, स्टेरॉइड का ही ले, क्योंकि स्टेरॉइड का भी एक फ़ायदा ऐसा होता है जो
मे बी आपको हो सकता है कि विद इन 6 मंथ आपको बिल्कुल ठीक कर दे, क्योंकि 1 से 2% केसेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ स्टेरॉइड लेने के बाद ही ठीक हो चुके हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी होम्योपैथी या किसी और मेडिसिन से कनेक्ट होने की या दोबारा स्टेरॉइड लेने की। तो एलोपैथी में स्टेरॉइड ऐसा भी काम कर जाता है कभी कभी, और जब नहीं करता है तो उसके बाद आप होम्योपैथी से कनेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर जो आपको सलाह देता है, डॉक्टर जो आपको एडवाइस करता है, सिर्फ उसे फॉलो करना है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बट नो प्रॉब्लम। मैं आई थिंक आपके इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाई हूँ कि आपको होम्योपैथी और एलोपैथी ट्रीटमेंट अलग अलग करवाना है, एक साथ मर्ज नहीं करना है। ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करती हूँ। मैं एक और वीडियो में आपसे मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह की बीमारी है, क्या बीमारी है, कैसे होती है। तो ये एक क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि मैं एक्चुअली में किस बीमारी के ऊपर बात कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो इसी बीमारी के ऊपर होगा कि ये क्या बीमारी है, मैं इसमें कोशिश करूँगी आपको बताने की। तो अभी इस वीडियो को मैं बंद करती हूँ और एक और वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।